जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 25। पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है सबक नंबर 25, पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून। बच्चों, जैसे हम हिंदुस्तान मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे हिंदुस्तान मुल्क में ऐसे बहुत सारे मशहूर शख्स हैं, चाहे वो औरत हो या आदमी है, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान मुल्क के लिए बहुत ही अहम काम किया, उन्होंने बहुत ही कामयाबी हासिल की है। जैसे अभी माजी के ज़माने में औरत को इतनी इज्जत नहीं दी जाती थी, औरत को इतनी इज्जत मतलब आज़ादी नहीं दी जाती थी। औरत को सिर्फ घर के चार दीवार में रखा जाता था कि वो सिर्फ घर का काम करे, बाहर ना निकले, बस वो एक घर में ही रहे। एक घर की मतलब उसकी जल्दी ही बचपन में शादी कर दी जाती थी और उसे सिर्फ घर के काम काज सिखाए जाते थे। उसे पढ़ाया लिखाया बिल्कुल नहीं जाता था। उसे मतलब बचपन से यही तालीम दी जाती थी कि बस आपको आपको ये खाना पकाना सीखना है, घर की सफाई सीखना है, यही सब काम सीखना है, और बस बाकी तालीम वगैरह उसे बिल्कुल नहीं दी जाती थी। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में अल्लाह ताला ने मतलब दोनों को हुक्म दिया, चाहे वो मर्द हो मर्द, दोनों को बराबरी तालीम हासिल करने का हुक्म दिया है। कि बहुत ही गलत बात है कि जैसे पुराने ज़माने में माजी के हालात में औरतों पे जुल्म किया जाता था, जैसे लड़की पैदा होती थी उसे ज़िंदा दफना दिया जाता था, ये बहुत गलत बात है। लेकिन आज का माहौल, हमारा ज़माना बिल्कुल बदल गया है कि आज हमारी औरतें किसी मर्द से कम नहीं, कि औरत हर चीज़ में कामयाबी हासिल कर रही, चाहे वो टीचर की फील्ड हो या डॉक्टर की फील्ड हो या इंजीनियरिंग की फील्ड हो या किसी स्पोर्ट की फील्ड हो या कोई साइंटिस्ट की फील्ड हो या कोई पायलट हो या फौजी हो। मतलब औरत हर काम में मर्द को पीछे छोड़ दे रही है, पीछे पीछे कर दे रही, कि औरत भी औरत किसी मर्द से कम नहीं है, कि वो औरत भी एक मतलब हर काम कर सकती है। ऐसा नहीं कि औरत कुछ नहीं कर सकती, एक औरत एक गिरी हुई जात है, औरत कुछ नहीं कर सकती, कि नहीं, औरत सब कुछ कर सकती है। मतलब उसमें ऐसा कंट्रोल आ गया कि आज की हमारी जो खवातीन है, खातून है, वो हर फील्ड में, हर शोबे में आगे, चाहे उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उस्ताद बनना है, या खिलाड़ी बनना है, या स्पोर्ट में जाना है, या अदाकारा बनना है, या राइटर बनना है, अदीबा बनना है, वो हर फील्ड में, या पायलट बनना है, या हवाई जहाज या एयर होस्टेस बनना है, वो हर फील्ड में मतलब औरत आगे है। ऐसा नहीं कि औरत किसी आदमी से पीछे है। तो औरत ने बहुत तरक्की कर लिया है। तो आइए हम हिंदुस्तान की पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। पहली बात, हमारे साबिक सदर एपीजे अब्दुल कलाम ने नेशनल सबसे पहले पहली बात सबसे पहली बात हमारे साबिक सदर एपीजे अब्दुल कलाम ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस इंटरनेशनल नेशन नासा में लगी हुई एक तस्वीर देखी, जिसमें टीपू सुल्तान की फौज को अंग्रेजों से जंग करते हुए दिखाया गया। अभी बच्चों, आपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सुना होगा। वो बहुत ही अच्छे साइंसदान कहलाए जाते हैं हमारे हिंदुस्तान मुल्क के। उन्होंने मिसाइल तैयार की थी और हमारे हिंदुस्तान मुल्क के सदर रह चुके हैं। अब तो इनका इंतकाल हो गया है, लेकिन डॉक्टर एपीजे का नाम, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान मुल्क के लिए बहुत ही अहम काम किया। उन्होंने बहुत ही कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपनी तालीम कहाँ मुकम्मल की? नेशनल एरोनॉटिक्स इंडियन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने वहाँ पे अपना कोर्स किया। फिर बाद में उन्होंने वहाँ पे नासा में एक तस्वीर देखी उन्होंने, जिसमें टीपू सुल्तान की फौज को अंग्रेजों से जंग करते हुए दिखाया गया है। जैसे पुराने ज़माने में मुगलों की हुकूमत हुआ करती थी, बादशाहों की हुकूमत हुआ करती थी। यहाँ पे तो अंग्रेज़ लोग आए थे, मतलब वहाँ पे बादशाहों की फौज पे हुकूमत करने के लिए। तो उन्होंने मतलब एक तस्वीर देखी जहाँ पे टीपू सुल्तान की फौज को अंग्रेज़ों से जंग करते हुए दिखाया गया। मतलब उन्होंने एक तस्वीर देखी कि टीपू सुल्तान जो बादशाह कहलाए जाते हैं हमारे हिंदुस्तान मुल्क के, वहाँ पे तो वो अंग्रेज़ की फौज है, उनसे मतलब जंग होती हुई उन्होंने एक तस्वीर देखी। पस मंजर में चंद रॉकेट परवास कर रहे, मतलब उन्होंने देखा कि इस मंजर में कुछ रॉकेट भी परवास कर रहे। अब्दुल कलाम कहते हैं 20वीं सदी में हिंदुस्तानी रॉकेट के इर्तिका को टीपू सुल्तान के 18वीं सदी के ख्वाब की ताबीर कहा जा सकता है। अभी अब्दुल कलाम, जो एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने वो नेशनल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस नासा में वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। जब उन्होंने तस्वीर देखी टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों की फ़ौज से जंग कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि इतनी 20वीं सदी में उन्होंने देखा कि कुछ चंद रॉकेट जो हवा में प्रवास कर रहे हैं। 20वीं सदी में हिंदुस्तानी रॉकेट के इर्तिका को टीपू सुल्तान की 28वीं सदी के ख्वाब की ताबीर कहा जा सकता है। इससे जाहिर होता है कि सबसे पहले जंगों में रॉकेट का इस्तेमाल 28वीं सदी में टीपू सुल्तान ने किया। जैसे पहले
जब दोनों मुल्क के दरमियान अगर कोई अहम कोई भारी जंग हुआ करती थी तो जो रहते थे दुश्मनों से लड़ने के लिए हम मिसाइल का इस्तेमाल करते थे, रॉकेट का इस्तेमाल करते थे कि ताकि हमारे जो दुश्मन है वो हलाक हो जाए। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने देखा कि तस्वीर में टीपू सुल्तान अंग्रेज़ की फ़ौज से जंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि शायद ये 20वीं सदी की बात है, मतलब 20वीं सदी बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब हम भी पैदा नहीं थे, आपके अम्मी अब्बू भी दादा भी पैदा नहीं हुए थे, बहुत पुराने ज़माने की बात है। मतलब यहाँ पे उन्होंने देखा कि हो सकता है कि लोग जंग में लड़ने के लिए लोग रॉकेट का इस्तेमाल करते थे। रॉकेट में बैठकर खला में जाने वालों को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान के कुछ खलाबाजों के नाम बताइए। अब यहाँ पे जो रॉकेट में बैठकर रॉकेट में जो सफ़र करता है, जो रॉकेट में सफ़र करता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम खला में जाने वाले को क्या कहते हैं? हम खलाबाज कहते हैं। जैसे इंग्लिश में हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। जैसे आपने जो एरोप्लेन जो हवाई जहाज़ पे सफ़र करता है उसको हम पायलट बोलते हैं, और जो हमें चाय पानी देते हैं और या जो हमें ये जो सर्विसिंग करते हैं जैसे, और उसे हम एयर होस्टेस बोलते हैं। और जो जैसे जो हवाई जहाज़ चलाते हैं या हेलीकॉप्टर जो चलाते हैं उनको हम पायलट बोलते हैं। पायलट हम किसको बोलते हैं? जो हवाई जहाज़ चलाते हैं और ये हेलीकॉप्टर चलाते हैं उनको हम पायलट करते हैं। और जो हमें चाय पानी और बाकी की खाने की चीज़ें हमें जो सर्विसिंग करते हैं उन्हें हम एयर होस्टेस कहते हैं, कैबिन क्रू वगैरह कहते हैं। तो यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे टीपू सुल्तान अंग्रेज़ की फ़ौज से जंग कर रहे, अब उन्होंने किसका इस्तेमाल किया है? मिसाइल का, रॉकेटों का इस्तेमाल किया है। दुश्मन से लड़ने के लिए उन्होंने रॉकेट का इस्तेमाल किया है। और जब उन्होंने देखा कि रॉकेट में सबसे पहले जंगों में रॉकेट का इस्तेमाल 28वीं सदी में टीपू सुल्तान ने किया। उन्होंने क्या महसूस किया कि सबसे पहले जो हमारे मुग़ल के ज़माने में जो जंग हुई थी, 18वीं सदी में जो जंग हुई थी, टीपू सुल्तान ने किसका इस्तेमाल किया था? रॉकेट का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे जो रॉकेट में बैठकर जो खला में जाते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, जो स्पेस जैसे दुनिया के बाहर जो ट्रैवल करते हैं, ऐसे जो प्लैनेट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे प्लैनेट होते हैं, और जो हमारे पे जाते जो रॉकेट में बैठ के खला में जाने वालों को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान के कुछ खलाबाजों के नाम बताइए। इस सबक में कल्पना चावला के खलाबाज बनने के वाक़े को बयान किया गया है, जो हिंदुस्तान की पहली खलाबाज खातून थी। सबक में बताया गया है कि इंसान में कुछ पाने की ख्वाहिश, हिम्मत, हौसला, मुस्तकिल मज़ाहिया हो तो अपनी मंजिल को पा लेता है। जैसे आपने हिंदुस्तान के मशहूर मतलब अदाकारों के बारे में सुना होगा या खिलाड़ी के बारे में सुना होगा। जैसे खिलाड़ी में हो गए सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने हमारी क्रिकेट में बहुत ही नाम कमाया है। अदाकारा में हमने देखा होगा जैसे ऐश्वर्या राय हो गई और शाहरुख खान हो गए, उन्होंने अपनी फिल्मों में बहुत, अमिताभ बच्चन हो गए, उन्होंने अपनी फिल्मों में बहुत ही नाम कमाया है। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। सिंगर जैसे जाकिर हुसैन हो गए, और ये AR रहमान हो गए, और लता मंगेशकर, आशा भोसले हो गए, उन्होंने अपनी संगीत की दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। ऐसे बड़े बड़े बहादुर लोगों के जिन्होंने हमारी हिंदुस्तान मुल्क के लिए वाकई बहुत अहम काम किया, जिन्होंने लोगों ने उनके काम को बहुत पसंद किया, लोगों ने उनकी काम को बहुत इज्जत दिया, बहुत पसंद किया है। जैसे यहाँ पे हम कहते कि औरत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हमारी हिंदुस्तान की जो पहली खातून है, जिसका नाम क्या था? कल्पना चावला, जिसको बनने में मतलब वो पहली खातून जी, हमारी हिंदुस्तान की पहली खातून थी जो खलाबाज बनी थी। मतलब जो ये खातून थी, इसमें ख्वाहिश थी, हिम्मत, हौसला था, मतलब उसे कुछ करने का जो एक मंजिल पाने का एक जज्बा था। जैसे आज पहले के ज़माने में मैंने बताया कि माजी के ज़माने में औरतों को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती थी, उसे 4 दीवारों में रखा जाता था, उतने इतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, उसे मतलब तालीम की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया जाता। लेकिन आज हमारी औरतें किसी मर्द से कम नहीं है, कि वो औरत हर काम कर सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, पायलट बन सकती है, हर काम में, हर शोबे में आगे है, कि वो खलाबाजी बन सकती है, कि ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर सकती। जैसे हमारी हिंदुस्तान की जो पहली खातून जिसका नाम कल्पना चावला था, मतलब हिंदुस्तान की पहली खलाबाज बनी, उस खातून में मतलब एक जज्बा था, ख्वाहिश थी, कि हिम्मत अफजाई थी कि मैं ये काम कर सकती। मतलब जो जैसे हमारे बहुत कम ऐसे जो रहते हैं, कम खवातीन रहते हैं जो खलाबाज बनते हैं, मतलब ये बहुत ही एक अहम काम है। तो यहाँ पे कल्पना चावला की आप तस्वीर देख सकते हो, ये हमारी हिंदुस्तान की पहली कल्पना चावला की आप तस्वीर देख सकते हो, ये हमारी हिंदुस्तान की पहली खातून है जो खलाबाज बनी थी।
ज़मीन इसका कायनात का एक छोटा सा ज़मीन इस कायनात का एक छोटा सा सैयारा है जिस पर ज़िंदगी नशुमा के सारे सामान मौजूद है। साइंस ने इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने इसमें संवारने को अहम किरदार अदा किया है। नई चीज़ों की खोज, तरह तरह की इजाज़त ने हमारी बहुत सी मुश्किलात दूर कर दी और ज़िंदगी गुजारने को आसान बना दिया। जैसे कदीम ज़माने में जब हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, जब इंसान ने इतनी तरक्की कामयाबी हासिल नहीं की थी, तो हम देखो कैसे कैसे कच्चे कच्चे इमारत में रहा करते थे। हमारे पास कोई मशीनरी चीज़ें नहीं थी, ना टेलीफोन मोबाइल था, ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी, ना टेलीविज़न था कि हम कोई शो देख सके, कोई प्रोग्राम देख सके। तो यहाँ पे जैसे इंसान ने, जैसे हम कहते हैं कि ज़मीन एक छोटा सा सैयारा है, जैसे हम अपनी दुनिया को, अपने इलाके को तरक्की बनाने के लिए जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंसदान होते हैं, वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट तजुर्बा करते रहते कि हम कैसे एक हमारी दुनिया को एक कामयाब, हम कैसे, हम जैसे हम सारे इंसान जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस दुनिया में, हम कैसे उसे एक कामयाब और एक अच्छी दुनिया बनाए, जो कि ताकि हम इंसानियत को जो ज़िंदगी गुजार है, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। जैसे हम पहले मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारते थे, जैसे हमारे पास मतलब जैसे हमारे पास जैसे मशीनरी चीज़ें जैसी चीज़ें दस्तयाब नहीं थी, जैसे हम कच्चे घर में रहा करते थे, लाइट भी नहीं हुआ करता था, हमारे पास टेलीफोन नहीं हुआ करता था, हम लोगों से बातचीत करने के लिए हम खत का इस्तेमाल करते थे और हम चूल्हे पे खाना पकाया करते थे। जैसे हमें सवारी करना होता था, हम जैसे जानवर को इस्तेमाल करते थे, घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली कि इंसान ने सवारी बना दिया है। ये ऑटो रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन और ये हवाई जहाज़ बना दिया जिसका हम इस्तेमाल तेज़ी से कर रहे हैं। ज़मीन के बाद साइंस की तरक्की ने आसमान का रुख किया और खला में परवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे ज़मीन के साइंस के बाद इंसान ने जैसे जैसे तरक्की करते रहा, मतलब जैसे कच्चे इमारतों को, मतलब वो बिल्डिंग बनाने लगा, बंगला बनाने लगा, जैसे जैसे हमारी दुनिया में तरक्की होने लगी तो इंसान ने क्या खोज की कि मुझे खला में जाना चाहिए, खला में और कुछ खोज निकालनी चाहिए कि आगे हम और क्या तरक्की कर सकते हैं। ज़मीन के ऊपर 60 किलोमीटर तक हवा मौजूद है, लेकिन तकरीबन 350 किलोमीटर के बाद इसकी हद ख़त्म हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ज़मीन के ऊपर 800 किलोमीटर तक हवा मौजूद है जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। अगर हमारी दुनिया में अगर हवा ना रहे तो हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। फिर दूर दूर तक खला है जहाँ ना आवाज़ है, ना हवा है, ना रोशनी है। जैसे दूर दूर तक खला है और जहाँ ना आवाज़ है, ना हवा, ना रोशनी। जैसे जैसे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी, ऐसे बहुत सारे प्लानट है, ऐसे बहुत सारे, मतलब आप देख सकते हो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है, छोटे छोटे प्लैनेट, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी कहाँ रखी है? हमारे अर्थ, हमारी ज़मीन पे रखी है। जैसे हमारे ऐसे बहुत सारे प्लैनेट कहलाए जाते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा कि जैसे साइंसदान ऊपर जब खला में खोज के लिए जाते तो उन्होंने क्या मतलब तजुर्बा किया, उन्होंने क्या पता लगाया? ज़मीन के तकरीबन 350 किलोमीटर क्या है, किलोमीटर के बाद, जैसे 350 किलोमीटर के बाद अगर हम सफ़र करेंगे तो हवा ये ख़त्म हो जाती है। अगर हमारी दुनिया में, हमारे शहर में, इलाके में अगर हवा ना हो तो हमारा सांस लेना दुश्वार हो जाता है। लेकिन अगर हम खला के ऊपर जाएंगे तो ना कोई आवाज़ है, ना किसी चीज़ की आवाज़ आएगी, ना वहाँ पे हवा, ना रोशनी। लेकिन इन तीनों चीज़ों के बिना हम रह नहीं सकते। अगर जहाँ हमें हवा, पानी, रोशनी ना मिले तो हम ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए बहुत ही मुसीबत, हमारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा, बेहाल हो जाएगा। रूस ने 1997 में अपनी खलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल खला में भेजकर खलाई परवास की इब्तिदा की। जैसे ऐसे बहुत सारे मुल्क है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जहाँ पे हमारी जो साइंटिस्ट है वो बहुत खोज लगाते हैं कि हम अपने दुनिया को तरक्की करने के लिए, हमारे मुल्क को तरक्की करने के लिए हम क्या कर सकते थे। जैसे हमें रूस ने 1997 में अपने खलाई जहाज स्पुतनिक अव्वल खला में भेजकर खलाई परवास की इब्तिदा की। मतलब उन्होंने एक स्पेस बनाया, मतलब एक रॉकेट बनाया, मतलब उन्होंने पहले स्पुतनिक एक खलाई जहाज उन्होंने अपना भेजा, मतलब उन्होंने एक इब्तिदा की कि हम ये कर सकते हैं। फिर लाइका नामी कतिया खला भी भेजी। अमेरिका ने में भी दो दो कत्ते बंदर खला में रवाना किए। गोया ये इंसानों को खला में भेजने की तैयारी की जा रही थी। जैसे वो हवाई जहाज भेज रहे थे, वो सोच रहे थे कि हम इंसान को कैसे खला में भेज सकते, कैसे हम खोज कर सकते हैं। 21 जुलाई 1959 को अमेरिका के अपोलो 11 के भेजे गए नील आर्मस्ट्रांग ने पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा। उनके साथ 2 खलाबाज और भी थे। जैसे यहाँ पे जो खला में जाने के लिए हम ऐसे ऐसे शख्स को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं ताकि वो एक अच्छी तरह से फिट रहे और वहाँ का माहौल का वो
वो सामना कर सके। जैसे यहाँ पे जब 21 जुलाई 1959 को अमेरिका के जो अपोलो के के खलाबाज थे, जैसे जिनका अपोलो मिशन में वो कामयाब हो गए थे। जैसे सबसे पहले जो हमारे हमारे चांद पे भी इंसान पहुंच गया, लेकिन सबसे पहले जो दो खलाबाज थे, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्हें चांद पे पहले कदम रखा। उसके बाद दो खलाबाज और भी थे। कलाई तहकीकात का सिलसिला अब भी जारी। हमारा मुल्क इसमें शामिल, हमारा मुल्क भी इसमें शामिल है। जैसे हमारे दुनिया भर के मुल्क, मतलब ममालिक जो हैं, मुल्क है, वो मतलब इस काम में खोज कर रहे कि हमें खोज लगानी है, हमें स्पेस में जाना है कि हम क्या कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हिंदुस्तान मुल्क की भी चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मतलब दुनिया भर के जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, खलाबाज होते हैं, वो जाते हैं, खोज लगाते हैं। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज है। जैसे हमारे हैदराबाद के कौन बने? हैदराबाद के राकेश शर्मा जो पहले हिंदुस्तानी खलाबाज बने, मतलब वो उन्होंने भी इस काम में आगे आने की कोशिश की, कामयाबी हासिल की। उनके खला में पहुंचने पर उस वक्त को वजीर आजम उनके खला में पहुंचने पर उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने उनसे रब्ता कायम करके पूछा कि वहाँ से हमारा हिंदुस्तान कैसा नज़र आता है। इसके जवाब में राकेश शर्मा ने इकबाल का यह मशहूर मिसरा धराया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जैसे हमने क्या बताया कि हमारे हिंदुस्तान मुल्क में ऐसे बहुत अहम शख्स हैं जिन्होंने हमारी हिंदुस्तान मुल्क को वाकई वाकई हिंदुस्तान मुल्क का वाकई नाम रोशन किया, चाहे वो अदाकारा हो या सिंगर हो या खिलाड़ी हो या खलाबाज हो। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान मुल्क का नाम बहुत ही रोशन किया है, और लोग आज भी उनके नाम, उन लोगों को याद करते हैं, ऐसे बहादुर शख्स को याद करते हैं, चाहे वो सिंगर हो, लता मंगेशकर हो, आशा भोसले हो, या मुसन्निफ अल्लामा इकबाल हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, या कोई क्रिकेटर खिलाड़ी हो, सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी है, या कोई अदाकारा हो, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान हो। मतलब लोग आज भी उन लोगों को याद करते कि उन्होंने हमारे हिंदुस्तान मुल्क के लिए वाकई बहुत अहम काम किया। या कोई अहम साइंसदान हो या अहम खलाबाज हो, राकेश शर्मा हो गए, और वे कवि कल्पना चावला, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान मुल्क के लिए बहुत ही अहम काम किए हैं, लोग आज भी इनकी इज्जत करते हैं। तो यहाँ पे जब वो हैदराबाद के हमारे राकेश शर्मा जब वो खलाबाज बने, और उन्होंने जब उन्होंने खला में पहुंचा वहाँ की, मतलब उस वक्त, मतलब जब उन्होंने खला में सफ़र किया, खला में पहुंचा, अब वहाँ जब उस वक्त की हमारी वजीर आज़म कौन थी? इंदिरा गांधी थी। जैसे अभी हमारे वजीर आज़म कौन है? पर नरेंद्र मोदी है। तो इस वक्त की वजीर आज़म इंदिरा गांधी ने उससे रब्ता करके पूछा कि वहाँ से हिंदुस्तान हमारा कैसा नज़र आ रहा है। जैसे हमारे राकेश शर्मा जो थे, हिंदुस्तान के राकेश शर्मा थे, जब खला में वो सफ़र करने के लिए गए और वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पे इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से रब्ता किया कि वहाँ से, मतलब दूर से, खला से हमारा हिंदुस्तान जो मुल्क है कैसा नज़र आ रहा है। तो राकेश शर्मा ने जवाब में क्या दिया? अल्लामा इकबाल का उन्होंने शेर बोला कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज होने का फ़ख्र हासिल है। जैसे हमारे हरियाणा शहर से ताल्लुक़ रखती थी कल्पना चावला, जिसे आज भी उसे अपना मतलब वो खातून होने के साथ उसे भी अपना फ़ख्र हासिल। मैं खातून हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैं खलाबाज हूँ। वो यकम जुलाई 1961 को एक मुतवस ख़ानदान में पैदा हुई। मतलब वो यकम जुलाई में 1961 को एक मुतवस ख़ानदान में पैदा हुई। उनके वालिद बनावरी लाल चावला एक छोटे व्यापारी थे, मतलब एक छोटे से बिजनेसमैन थे। माँ एक घरेलू खातून थी, जैसे एक घर का कामकाज करती थी। कल्पना उनकी छोटी बेटी थी। आम से दिखाई देने वाली सांवली दुबली पतली कल्पना धुन की पक्की, इरादे की मजबूत थी। मतलब वो एक आम घरवाने से ताल्लुक़ रखती थी। जैसे आज अगर हमारे जो लेजेंड बने, एक अच्छे अच्छे इंसान बने, अगर उनका हम बैकग्राउंड देखेंगे, उनकी बाकी की बीती ज़िंदगी देखेंगे, तो उनकी ज़िंदगी बहुत साधारण सी रहती है। जैसे बड़े बड़े लोग, मैंने बताया, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, और मतलब ऐसे बहुत से बड़े बड़े जो इंसान रह गए जिन्होंने हमारी दुनिया में बहुत ही नाम कमाया है। साइंटिस्ट हो गए, या अदाकारा हो गए, या खिलाड़ी हो गए, उनका बैकग्राउंड बहुत ही मतलब एक साधारण सिंपल इंसान रहते, सादगी से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो यहाँ पे जो कल्पना चावला है, वो यकम जुलाई 1961 को एक मुतस ख़ानदान में पैदा हुई। उनके वालिद कैसे एक छोटा सी व्यापारी थे, कारोबार करते थे। उनकी माँ एक घरेलू खातून थी, घर का कामकाज करती थी। अब कल्पना उनकी छोटी सी बेटी थी। जैसे आम सी दिखाई देने वाली सांवली दुबली कल्पना, मतलब हमें ऐसा लगा वो आम सी लड़की, लेकिन उसमें कुछ करने का एक जज्बा था, इरादे की मजबूत थी। उन्हें बचपन ही से मुताल्ला का शौक था, मौसीकी से दिलचस्पी थी। उन्हें अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमना भी पसंद था। जैसे उन्हें उन्हें किसी भी चीज़ पर मुताल्ला, पढ़ाई करना, मतलब सर्च करना, खोज लगाने का बहुत शौक था।
उन्हें गाने बजाने का में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें अपनी सहेलियों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद था। कल्पना ने कर्नल बॉल निकेतन स्कूल में इब्तिदाई हासिल की। जैसे कल्पना ने अपनी तालीम हासिल की कर्नल बॉल निकेतन स्कूल में हासिल की। फिर 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। जैसे उन्हें इंजीनियरिंग में काफ़ी दिलचस्पी थी, तो वहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन लिया, वहाँ पे अपनी इंजीनियरिंग का कोर्स किया, वहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए वो अमेरिका चली गई। जैसे उन्हें और भी पढ़ना था, तो उनके जो घर वाले थे उन्हें अमेरिका भेज दिया आगे की, ताकि आगे की तालीम वो मुकम्मल कर सके। उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन इसी मजमून में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। अभी वहाँ पे उन्होंने अमेरिका चले गए क्योंकि उन्हें आगे की तालीम मुकम्मल की थी। वहाँ ने उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन और उसी मजमून में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। मतलब वहाँ पे उन्होंने एरोस्पेस की भी पढ़ाई, एरोस्पेस में पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल की। और उनका जो मजमून था कोलोरेडियोस कोलोरेडो यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, जिसको हम पीएचडी बोलते हैं। कल्पना चावला ने अपने तरबियत देने वाले शख्स से शादी करके अमेरिका की शोहरत हासिल की। मतलब उन्होंने अपने तरबियत देने वाले, मतलब उन्होंने भी किसी पढ़े लिखे लड़के से शादी की, अमेरिका की शोहरत हासिल कर ली। 1988 में कल्पना चावला अमेरिका के खलाई तहकीकी मरकज़ नासा से वाबस्ता हुई थी। 1988 में उन्होंने कहाँ पे रब्ता किया, वहाँ कहाँ पे वाबस्ता हो गई, अमेरिका का जो जहाँ पे मरकज़ है नासा, जिसको हम नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इसके बाद कैलिफोर्निया की एक कंपनी में सदर तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए उन्हें चुना गया। जैसे उन्हें कंपनी के सदर में एक तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने का उन्हें चुना गया। उनकी तहकीकी कामों से मुतासिर को नासा ने उन्हें खलाई सफ़र के लिए मुतफिक किया, कि मतलब उनका जो काम था बहुत ही अच्छा था, कि वो खोज करने में बहुत ही एक्सपर्ट बन गई थी, तो नासा ने उन्हें खलाई सफ़र में भेजने का इंतखाब कर लिया। 1997 में पहली बार अमेरिका खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के जरिए उन्हें खला में जाने का मौका मिला। अभी पहली बार 1997 में पहली अमेरिका खलाई जहाज एजेंसी नासा के स्पेस शटल में उन्हें जाने का एक मौका मिल गया। उन्होंने ज़मीन के गर्द 252 चक्कर लगाए और 65 लाख मील का सफ़र किया। इस तरह उन्होंने खला में 374 घंटे और 34 मिनट गुजारे। दूसरे सफ़र के दौरान उस वक्त के वज़ीर आज़म इंदिरा कुमार गुजराल ने कल्पना चावला से बातचीत करते हुए कहा, जब उन्हें इकबाल का ये मुसर्रा याद दिलाया, सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो कल्पना चावला ने कहा था कि वहाँ, हाँ मैंने ये भी सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रही कि कल्पना ने इस सफ़र के मुतालिक अपने ख्यालात इन अल्फाज में बयान किए थे कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि किस मुल्क किस संस्कृति से ताल्लुक़ रखती हूँ। खलाई तहकीकात इंसानियत की भलाई के लिए मैंने खला में यही अज़म किया था कि मुझे इसके लिए मेहनत करना है। इस सिलसिले में मुझे जो कुछ हो सके मैं ज़रूर करूँगी। अभी यहाँ पे जब उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करी, नासा से वो वाबस्ता हो गई, तो उनका जो खोज करने का जो तरीका था बहुत ही अच्छा था। उनके काम से मुतासिर हो गए वहाँ के लोग थे, तो उन्होंने खला में भेजने का उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया कि हम कल्पना चावला को खला में भेजेंगे। तो वहाँ के उनके साथी और भी गए, तो उन्होंने वहाँ पे सफ़र मुकम्मल किया, 252 चक्कर लगाए और 65 लाख मील सफ़र पूरा किया, 374 घंटे 34 मिनट गुजारे। और दूसरे सफ़र के दौरान वहाँ के जब ये सफ़र कर रही थी अपना खलाई सफ़र कर रही थी खला जहाज़ में, तो वहाँ के इस वक्त के वज़ीर आज़म कौन थे, इंद्र कमर गुजराल। उन्होंने कल्पना चावला से बातचीत करते हुए कहा कि तुम्हें हमारा हिंदुस्तान मुल्क कैसे नज़र आ रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, मैंने तो ये मैं सिर्फ लाइनों में सुना था कि हमारा जो सितारों के आगे और भी जहाँ है, जैसे सितारों के आगे और भी दुनिया, कि हमें ऐसा लगता है कि हमने दुनिया देख ली, चाँद देख लिया, सितारे देख लिया, हमारी दुनिया ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं, सितारों के आगे और भी दुनिया है। तो कल्पना ने कहा कि बस मैंने तो ये इरादा कि मैं मतलब खलाई जहाज मतलब खला में सफ़र करना या आगे की खला में इस मुतल्लिक मतलब ख्यालात बनाना, और ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने नस्ल के लिए मैं किस मुल्क से ताल्लुक़ रख दूँगी। और खलाई तहकीकात में कि मतलब खलाई खोज करना एक इंसानियत की भलाई है।
मतलब कभी नहीं सोचा था कि मैं ये काम करूँगी। अब मैं किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं क्या हूँ, बस मेरे में जज्बा था कि मुझे खलाई सफ़र करना है। खलाई मतलब ये इंसानी खलाई तहकीकात में मुझे कुछ खोज करना है, मुझे मेहनत करना है। तो मैंने मुझसे जितना मेहनत हो सका मैंने किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो खलाई जहाज़ कैसा वो हमारे स्पेस में जाता है, खला में जाता है। और वहाँ के जो जो खला जहाज़ में ट्रैवल करते हैं, उसे हम सफ़र करते हैं, उसे हम खलाबाज कहते हैं। कल्पना चावला दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी खलाई शटल कोलंबिया के जरिए खला में गई। उनके साथ अभी कल्पना चावला को दूसरी बार भी मौका मिला। दूसरी बार कहाँ पे वो ट्रैवल सफर की? 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी खलाई शटल को कोलंबिया के जरिए खला में गई। उनके साथ दीगर 6 खलाबाज भी थे, जिनके में एक अमेरिकी खातून लारेल भी थी। नासा की जानिब से खलाबाजों को इस सफर में कुछ चीजें अपने साथ ले जाने की इजाजत दी गई थी। कल्पना अपने साथ वो टी शर्ट लेके गई थी जो उसके स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा थी। अभी यहाँ पे जब कल्पना चावला को दूसरी बार मौका मिला कि वो खलाई शटल में जाए, तो खातून उनके साथ और भी दीगर खलाबाज थे। जैसे उनमें से एक अमेरिकी खलाबाज थी लारेल। उन्होंने किसी चीज़ को लेके जाने की इजाज़त दी थी। तो कल्पना चावला ने एक टी शर्ट ली थी जो उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म का हिस्सा थी। वो कमीज़ भी जिस पर उनके इंजीनियरिंग कॉलेज का मोनोग्राम था। उनके पास वो छोटे मेडल भी थे। खला में 16 दिन रुकने और 80 से ज़्यादा तजुर्बात करने के बाद वो ज़मीन की तरफ लौट रहे थे कि उनका शटल 600 किलोमीटर की बुलंदी पर आसमान के एक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में सातों खलाबाज की मौत वाक़या हो गई। अब यहाँ पे जब वो अपने खलाई शटल की अपने मिशन में गई थी, कोलंबिया में गई, तो उनके साथ मतलब और भी खलाबाज थे, 6 खलाबाज और थे। मतलब उनको लेके 7 खलाबाज थे। वो भी स्पेस शटल में ट्रैवल कर रहे थे। खलाबाज में ख, ख, खला हवाई जहाज में खला जहाज में वो भी सफ़र कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी अपनी चीज़ें ली थी। तो कल्पना ने अपने साथ क्या लिया था? अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म की टी शर्ट ली थी और अपनी कमीज़ भी ली थी जो इंजीनियरिंग कॉलेज का मोनोग्राम था। और उनके पास एक मेडल भी था। और खला में 16 दिन वो रुके थे। बाद में उन्होंने जब वो तजुर्बात किया तो उनका शटल किसी हादसे का शिकार हो गया। उनका शटल 3600 किलोमीटर बुलंदी आसमान के एक हादसे का शिकार हो गया। इन हादसे में 7 खलाबाजों की मौत वाक़या हो गई। कल्पना चावला को इनकी मौत के बाद नासा की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। जब उन सारे सातों खलाबाज की मौत वाक़या हो गई, तो कल्पना चावला की जब मौत वाक़या हो गई तो नासा ने उन्हें एक अहम एजाज़ से नवाजा गया। जैसे हमारे जो सोल्जर जो सिपाही होते हैं, जब वो शहीद होते तो हमारी जो सरकार है उन्हें बहुत इज्जत देती है, उन्हें बहुत एजाज़ से नवाजती है। हुकूमत हिंद रियासती हुकूमतें उनकी याद में कई अहम काम अंजाम दिए। उनकी याद में रियासती हुकूमतें उनकी याद में बहुत अहम काम अंजाम दिए। इनकी याद में तलबा के लिए वज़ाइफ जारी किए गए। जैसे हमारे हिंदुस्तान मुल्क से किसी प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म या बहुत ही कोई बड़े इंसान का अगर इंतकाल हो जाता है, वफ़ात हो जाती है, तो हम उसकी याद के लिए हम एक साइलेंस रखते हैं, मौन व्रत रखते हैं और कुछ वज़ाइफ करते हैं, कुछ गीत गाते हैं, ताकि उनकी जो आत्मा को शांति मिल सके। 12 सितंबर 2002 को छोड़े गए भारत के मसनवी सैयारे को कल्पना का नाम दिया गया। अब 2002 को एक और मसनवी सैयारा छोड़ा गया जिसका नाम कल्पना दिया गया। कल्पना चावला की ये ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तानी लड़कियां नासा के जरिए तरबियत हासिल करें। मतलब कल्पना चावला की आगे इनकी ख्वाहिश ये थी कि हमारी जो लड़कियां हैं, हिंदुस्तानी लड़कियां जो हैं वो नासा के जरिए नासा में दाखिला लें और अपनी पढ़ाई करें। उनकी कोशिश के नतीजे में 1996 में हर साल भारत की 2 लड़कियों को तरबियत हासिल करने की इजाज़त दी गई है। मतलब उनकी जो की कोशिश थी कि हमारी लड़कियों को भी बढ़ने का मौका मिले, तो 1996 में हर साल भारत की 2 लड़कियों को तरबियत हासिल करने की इजाज़त दी गई है। अपनी स्कूल की तालीम के ज़माने में चांद सितारों की चार्ट बनाना, ड्राइंग के पीरियड में जहाज़ों की तस्वीर बनाना कल्पना चावला का पसंदीदा मशगला था। जैसे जब वो छोटी थी, अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो उस दौरान स्कूल की पीरियड के टाइम पे वो चांद सितारों की चार्ट बनाती थी, चांद सितारों की तस्वीर बनाती थी। उनकी ड्राइंग पीरियड में वो जहाज़ की तस्वीर बनाया करती थी। मतलब उनका एक आर्ट था, एक मशगला बन गया था।
कभी जहाज़ों को आसमान में उड़ता हुआ देखकर वो अपनी साइकिल तेज़ी से दौड़ाती थी। जैसे वो छोटी थी, जब वो साइकिल दौड़ाती थी तो ऐसा लगता कि वो आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज़ चला रही है। उनका पीछा करने की कोशिश किया करती थी। उन्होंने आसमान का सैर का जो ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ। उनका ये कॉल सच साबित हुआ। जैसे जब वो छोटी थी, साइकिल चलाती थी, तेज़ी से दौड़ाती थी, वो आसमान में देखती थी कि वो आसमान में देखते उड़ते हुए जहाज़ों को देखती थी कि मैं भी इनकी तरह कुछ बनूंगी। जब उन्होंने देखा कि आसमान का सैर, उनका वो सपना था कि आसमान का सैर, उनका जो ख्वाब था आसमान की सैर करना, उनका जो ख्वाब था सपना पूरा हुआ। मतलब उनका ये कॉल सच साबित हुआ। मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ, उसके लिए मरूंगी। मतलब उन्होंने आखिरी वक्त यही कहा था कि मैं खलाई मिशन के मैं मैं आसमान की सैर करूंगी, हवाई जहाज में सफ़र करूंगी, मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। मतलब उन्होंने आखिरी अल्फाज यही कहे थे कि मैं इसी मिशन के लिए बनी हूँ, इसी के लिए मैं मरूंगी। जैसे हर इंसान की यही ख्वाहिश रहती कि मैं अच्छे काम करके इस दुनिया से जाऊँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कैसे कल्पना चावला की पूरी आप बीती के बारे में पढ़ा, उनकी पूरी ज़िंदगी जानी, उनका बचपना कैसा गुजरा, उन्होंने कैसे तालीम हासिल की, उन्होंने हमारी हिंदुस्तान मुल्क के लिए क्या क्या किया, कितनी कामयाबी हासिल की कि आज भी लोग उन्हें याद करते, उन्हें इज्जत देते हैं। तो आइए इस सबक के ज़रा मायने देखेंगे। मुतवस्सित दरमियानी दर्जे का एरोनॉटिक्स इल्म तैयारी साजी हवाई जहाज़ डिज़ाइन करने, तैयार करने, बनाने का। मतलब एरोनॉटिक्स हम किसको बोलते हैं? जैसे हवाई जहाज़ बनाना, सैयारों में सफ़र करना, इनकी पढ़ाई करना। एरोस्पेस खला का वो हिस्सा जो ज़मीन की फ़ज़ा से लगा हो, जैसे एरोस्पेस, जैसे जो ज़मीन से बाहर की आगे जो दुनिया है उन पे एरोस्पेस, मतलब उन पे स्टडी करना, पढ़ाई करना। स्पेस शटल खलाई गाड़ी, जैसे हम पता लगाते कि हम आगे मतलब क्या हम खोज कर सकते हैं। मोनोग्राम मखसूस निशान,